अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने एडीएएसएफ का पार्ट 1 यानी कि फेज 1 दिया और क्वालिफाई कर लिया, अब उन लोगों का फेज 2 होने जा रहा है, जो कि 17 ऑफ जैन को पेपर प्लान किया है एफपीएससी ने। तो ये जनाबे अली एफपीएससी ने दिया है कि सेकंड स्टेज जो है आपकी, यानी कि जो सेकंड फेज है उसके अंदर जो आपका सिलेबस होगा, ठीक है जी। तो इसमें आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश है, 80 मार्क्स जो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट के हैं, जिसमें ये सारे जो है ना वो आपके टॉपिक्स हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब ये वाला पोर्शन जो है आपका 20 मार्क्स का आ सकता है, बाजुकात 10 नंबर का दे देता है एफपीएससी, बाजुकात 20 नंबर का वो देता है, ठीक है जी। क्योंकि डिवीजन अगर करें तो देखें इसकी डिवीजन इस तरह बनती है ना, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी और ये 40 हो गए, 40 के बाद ये 60, ये 80 और ये इस तरह 20 100, इस तरह वो डिवीजन करता है। तो 10 या 20 दोनों में से वो कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेडली 20 मार्क्स का आपका जो है ना यहाँ से पेपर आएगा। लेकिन अब इस टॉपिक को लेके बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो परेशान हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, क्योंकि अब उन्होंने वर्ड दे दिया है सिक्योरिटी मेजर का। तो अगर इसकी जगह उन्होंने दिया होता एएसएफ का एक्ट करना है आपने 1975 का, तो वो आपके लिए शायद आसान होता। तो चले इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की मुश्किलात जो कि सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हैं वो हल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा टॉपिक क्या है जी? हमारा है सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि आप जहां पे टेस्ट दे रहे हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है। तो आपका डिपार्टमेंट है जनाबे अली एएसएफ, ठीक है जी। तो ए यानी कि कौन सा? एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के अंदर आप टेस्ट दे रहे हैं, और एयरपोर्ट की क्या है जी? एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, ठीक है जी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, और एफ से बना आपका फोर्स। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी आपकी लॉ एंड ऑर्डर को आपने मेंटेन करना है वो कहां पे करना है जी? वो आपने एयरपोर्ट के अंदर करना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एयरपोर्ट बोला है, लेकिन आगे जाके कुछ और चीजें भी आएंगी, लेकिन अभी जहन में आप ये रखें कि लॉ एंड ऑर्डर कहां मेंटेन कर रहे हैं आप सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अब ये मैंने क्यों कहा? ताकि आप लोग वो जो आपने सोचा हुआ है कि वो जो आके पुलिस वाले काम भी आपने करवाने हैं, कस्टम वाले भी आपने करवाने हैं, तो ऐसा सच नहीं है। सिर्फ आप एयरपोर्ट का अपने माइंड के अंदर रखें तो ये आपके लिए चीजें इजी रह जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, जो एयरपोर्ट है ना, वैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो 10 हैं बड़े, ठीक है जी। 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। वैसे जो हैं वो 42 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे एएसएफ जो है ना वो काम कर रही है, ठीक है जी। और 10 कौन से हैं जी? 10 हो गए आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के। वैसे कोई कमोबेश 100 से भी ऊपर हैं, ये कि 151 गालबन बनते हैं, छोटे छोटे अगर सारी जो है वो बेसिस वगैरह जो मिला ली जाए, तो ये भी आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। और एक बार उसने एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीजन का मिनिस्टर जो है वो कौन है, ठीक है। तो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब हैं। तो ये भी चले मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है जी। ख्वाजा है ये जी, ठीक है। ये आपका है जी ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं जी सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने माइंड के अंदर ये रखना है कि हम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मेजर कर रहे हैं। अब ना अपने जहन में ना एक कहानी लेकर आए कि आप लोग जो है ना, आप में से कोई एक शख्स जो है वो सुबह सवेरे उठा और उसने अब एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। अब एयरपोर्ट वो चला गया। एयरपोर्ट जब जाएगा, हमारे यहाँ जैसे कि मुल्तान एयरपोर्ट है, MIAP जिसे कहते हैं, तो वहां पे अब चेकिंग वाला जो अमला है जितना भी खड़ा होगा ना, तो वो सारा एएसएफ का खड़ा होगा। तो अब वो क्या क्या चीजें देख रहे होंगे? तो सबसे पहले तो वो एक एयरपोर्ट के अहाते के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पे उनकी ड्यूटी है, जो कि आपकी एएसएफ का नाम भी है। तो उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एयरपोर्ट को। फिर कुछ और टर्म्स हैं जो आगे आप जाके एक्ट में पढ़ेंगे, जिसमें एरोड्रोम्स आ जाता है, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट आ जाता है, आपका एयर स्पेस आ जाता है, ठीक है। और भी डिफरेंट इस तरह के जो है ना छोटे छोटे नाम आ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों की क्या करनी है जी? उसने सिक्योरिटी करनी है सबसे पहले। अब उसके बाद उसने क्या करना है जी? उसने अगर
जिस तरह मैंने बताया कि एक शख्स उठा है सुबह और उसने एयरपोर्ट जाना है, अब उसे लगता है जो एएसएफ का वहां पे अहलकार खड़ा हुआ है, उसे लगता है कि ये मशकूक शख्स है, तो वो क्या करेगा? तो जाहिर है वो उसको रोकेगा, उसकी चेकिंग करेगा, तलाशी लेगा, और अगर उसे कोई मशकूक चीज नजर आती है तो वो उसे वहां पे गिरफ्तार भी कर सकता है। और अगर उस किसी और डिपार्टमेंट या एजेंसी के रिलेटेड कोई चीज है तो वो उसके हवाले भी उसको कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मशकूक चीज एक तो ये हो गई कि बैग के अंदर जो है कोई उसने बॉम्ब रखा हुआ है, या कोई एम्यूनिशन, कोई असला रखा हुआ है, या एक ये हो गई कि उसने कोई गैर कानूनी चीज रखी हुई है जो कि नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो एयरपोर्ट से लेकर दूसरे कंट्री में जा सकता है। तो ये क्या है, डिफरेंट चीजें होगी ना दोनों। तो अब एएसएफ का जो अहलकार है उसकी ये ड्यूटी है कि उसने उसे रोकना है कि वो इस तरह की कोई चीज अंदर लेकर ना आए। ठीक है जी। तो उसने क्या जी, पैसेंजर्स की चेकिंग की, उनका जो बैगेज है, जो भी लगेज है, तो उसको उन्होंने देखा। फिर इसके अलावा अगर कोई कार्गो यहाँ से भेजनी है तो वो उन्होंने जो है वो उसका जो भी चेक एंड बैलेंस है वो रखना है। और बाज़ औक़ात जो है वो कोई क्या बोलते हैं, डाक जाती है, जैसे जैसे अगर तो जा रही है विद इन सिटी, जैसे मुल्तान से लाहौर भेजनी है तो वो तो ट्रेन के जरिए भेज देते हैं, वो ये गाड़ियों के जरिए चली जाती है। लेकिन अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, या पाकिस्तान के भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रही है, तो वो एयरप्लेन के जरिए जाती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो उसके अहाते में आ गई, उसने जो है इस चीज को मुय्यर किया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो जो मैंने बताया कि एक शख्स जिसको लगा कि मशकूक चीज है, कोई इसके पास मशकूक जो है ना वो बैग सा है, तो एक तो उसने देख के उसे रोक लिया, उसकी तलाशी ले ली, ये सारे काम उसके हैं। एक है कि अब वो उसे नहीं रोक सका, और वो जो है वो एंटर हो जाता है कहाँ पे जी, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, या जो एयरपोर्ट का एरिया है उसके अंदर एंटर हो जाता है। अब वहां जाके कई आपने मूवीज भी देखी इंडिया की, तो क्या होता है जी, तो वो मुस्लिम्स दिखाते हैं, या तो कश्मीरी या पाकिस्तानी, वो जाते हैं जी, जाके हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को। अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है, यानी कि प्लेन हाईजैकिंग हो जाती है, तो अब भी किसका, प्लेन हाईजैकिंग होने से रोकना भी उनका काम है। और अगर हाईजैकिंग हो गई है तो वहां पे भी उन्होंने अपना जो है वो किरदार अदा करना है। लेकिन इसमें एक और अहम पॉइंट ये है कि जो डीजी है इनका एएसएफ का, वो आर्मी को भी बुला सकता है वहां पे। ठीक है, तो आर्मी जो है वो अपने मुताबिक उसको हाईजैकिंग को डील कर लेगी। इसके अलावा एक वर्ड होता है सैबोटेज। सैबोटेज क्या होता है कि अब जो है ना उसने हाईजैक तो किसी चीज को नहीं किया, लेकिन ना वो कोई तकनीकी खराबी कर देता है किसी एरोप्लेन के अंदर। हम आए दिन सुनते हैं न्यूज के अंदर कि फला बोइंग तियारा वहां पे गिर के इतने मुसाफिर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसका मतलब कोई तकनीकी खराबी उसके अंदर आई। तो अब इस तरह का कोई शख्स जो को सैबोटेज का काम कर रहा है, उसे रोकना भी किसका काम है जी, एएसएफ का काम है। और इसके अलावा जो है आप लगा लें, सर्च वाला तो मैंने आपको बता दिया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये सारे काम किसके हैं जी, ये सारे काम हैं जी आपके एएसएफ के। अब हम आगे चलेंगे ना, जैसे तो आप देखेंगे कि आपको एक्ट के अंदर सिक्योरिटी मेजर का जो मैंने वर्ड लिया, वर्ड यहाँ पे लिखा, तो यही वाली चीजें जो है ना आपको नजर आएंगी ज्यादातर। तो अभी हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास, ये इसका एक्ट है। ठीक है, किसका जी, ये एएसएफ का एक्ट है, और ये 1975 का। अब आपका जो पेपर है वो ज्यादातर जो है वो यहीं से बनना है, या जो इसके रूल्स हैं 1978 के रूल्स हैं एएसएफ के, या फिर वहां से बनना है। तो ये दो मेन जगह हैं। बाकी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने सर्च करना है, अगर कोई जरूरत पड़े तो किसी को गिरफ्तार भी कर लेना है। और इसके अलावा जो एएसएफ के अहलकार होते हैं, जो दूसरी एजेंसीज होती हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही होती हैं, उनके साथ अपना जो है एक लाइजोन बना के रखना होता है। कोई कस्टम का माल पकड़ा गया तो कस्टम वालों के साथ, कोई पुलिस वाला, कोई क्रिमिनल है तो उनके साथ, इस तरह जो है ना उन्होंने क्या करना होता है जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके साथ भी अपना एक अच्छा ताल्लुक बना के रखना होता है। ये सारी चीजें आपकी जो है किस चीज में आती हैं, सिक्योरिटी
जो मैयर्स हैं आपकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, उसके अंदर आती हैं। अब सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है जी कि ये कब मंजूर हुआ? 13 दिसंबर 1975 को ये हो गया और एनेक्ट हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। वो कहते हैं कि इसकी जरूरत इसलिए पेश आई, जो आपके एयरपोर्ट्स हैं, एयरड्रोम्स हैं, एयरक्राफ्ट है, तो ये सारी जो है ना चीजें, अभी आपने इनकी डेफिनेशंस नीचे पढ़ लेनी है। वो कहता है कि इन तमाम चीजों की हिफाजत करने के लिए एएसएफ को बनाया गया। ठीक है जी। अब इसके जो है ना चैप्टर हैं वो टोटल कितने हैं जी? टोटल इसके 5 चैप्टर हैं और 12 इसके जो है ना वो सेक्शन है। तो छोटा सा ही हुआ ना। तो 12 सेक्शन है, पहले 13 थे, 13 में से एक रिपील हो गया लास्ट वाला, तो कितने बच गए जी? 12। अब चैप्टर 1 के अंदर जो है ना वो कहता है कि क्या क्या आता है। इसका शॉर्ट टाइटल आता है, एक्सटेंड और एप्लीकेशन ऑन कमेंसमेंट। तो 4 चीजें हैं। तो टाइटल तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए ना, यानी कि इसका टाइटल जो पूरा है वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। ये अगर वो पूछ ले किसी वर्ड को आगे पीछे करके, सिक्योरिटी को, कि सिक्योरिटी की जगह कुछ और वर्ड लिख दे, फोर्स की जगह कुछ और वर्ड लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल टाइटल क्या है। दूसरा जो है ना वो कहता है इसका एक्सटेंट क्या है, कहां पे ये लागू है। तो देखें, अभी ऊपर उसने बताया कि जो भी एयरपोर्ट है, एयरड्रोम्स है, यानी कि हवाई अड्डा लगा लो या हवा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, तकरीबन उन तमाम के ऊपर इसको लागू ये होता है। देखें, ऑल एरोड्रोम्स है, एयरपोर्ट्स है, सिविल एविएशन स्टेशंस हैं, सेंटर्स एंड ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिविल एविएशन वगैरह वगैरह। अब जी अप्लाई किस किस के ऊपर होगा? जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं एएसएफ के, चाहे वो कहीं पे भी हैं, मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर है, सबके ऊपर अप्लाई होगा और एट वंस हो जाएगा। ये एक आपका हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, डेफिनेशन। अब जो आपका पूरा एक्ट है ना 1975 का, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल समझ लो कि जो चीजें हैं ना, वो पहली 2 डेफिनेशंस ही हैं। ये एक एरोड्रोम्स है आपका और दूसरा एयरक्राफ्ट है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है ना जितनी भी चीजें हैं ना वो इतनी कोई खास मुश्किल नहीं है, वो आसान चीजें हैं। अब देखें, ये काफी लंबी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर से ही मुझे लगता है कि 20 के करीब तो एमसीक्यूज बना सकता है वो किसी भी तरीके से वो बना ले। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लेना है कि एरोड्रोम्स है क्या। देखें, 2 चीजें हैं बार बार जिनका नाम जिक्र आ रहा है, एक एयरपोर्ट है, एक एरोड्रोम्स है। अब हर एयरपोर्ट एरोड्रोम्स होता है, लेकिन हर एरोड्रोम जो है वो एयरपोर्ट नहीं होता। ये बस एक जो है ना वो छोटी सी बात अपने जहन में रखें। वो कहता है कि ये एक एरिया होता है, लैंड का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। ठीक है जी। जिसे डिजाइन किया जाए, जिसे इक्विप किया जाए, सेट अपार्ट किया जाए, कॉमनली यूज किया जाए या इंटेंड टू बी यूज किया जाए, तो वो आपका क्या होता है जी? एयरड्रोम्स होता है। लेकिन अभी भी वो उसने बस नहीं की, आगे भी वो कहता है कि आइदर उसे आप मुकम्मल तौर पे यूज कर रहे हैं या फिर आप उसे इन पार्ट, ठीक है, दोनों चीजें हैं कि कोई एरिया है, आधा आपने इस्तेमाल किया इन चीजों के लिए तो भी वो एरोड्रोम्स है, अगर पूरा यूज कर रहे हैं तो भी एरोड्रोम्स है। अब उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज आप करते हैं जी? वो आप करते हैं लैंडिंग, डिपार्चर और मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट करते हैं। ठीक है जी। और क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है? वो कहता है कि ये तो एक एरोड्रम्स हो गया ना, इसके अलावा जो इसके करीब करीब, वो कहता है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो शेड्स हैं, कोई अगर वेसल्स हैं, वेसल्स यानी कि जहाज हैं, पियर्स, पुल वगैरह इंस्टॉलेशंस हैं या इक्विपमेंट है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी। और कहते हैं कि जो चीज इसके अंदर नहीं आएगी ना, वो बस आपने देखना है, वो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसके अंदर नहीं है। यानी कि जो सिविल एविएशन है वो इसके अंदर है, जो आर्म्ड है वो इसके अंदर नहीं है। एरोड्रोम्स की डेफिनेशन में वो नहीं आएगी। क्लियर? तो बस ये डेफिनेशन थी, यहां से वो जैसे भी पूछे अब आपको सही तरीके से पता है ये क्या है। एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन भी इसी तरह है। जिसने एक्ट नहीं पढ़ा, आप में से जो 21,000 लोग पास हुए उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस एक्ट को सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, और तुक्के से या अपने बैकग्राउंड नॉलेज पे जो है उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया, लेकिन आगे वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अब अगर कोई पूछे ना कि बैलून जो है क्या वो भी एयरक्राफ्ट के अंदर है, तो हम तो कहेंगे जी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन वाला क्या कहता है? वो कहता है जी इसमें बैलून्स भी हैं, वेदर कैप्टिव या फ्री, पकड़ा हुआ है आपने किसी रस्सी धागे से या छोड़ दिया ज्यादा ना, तो वो भी एयरक्राफ्ट के अंदर है। एयरशिप्स है, काइट्स है,
पतंगे शतंगे उड़ाते हैं, अभी जो बसंत के लिए कहा है मरीम नवाज साहिबा ने, ठीक है, ग्लाइडर्स है, फ्लाइंग मशीन्स हैं, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं जी, ये एयरक्राफ्ट के अंदर आती हैं। तो अब वो चीज जो कि हवा में समझ लो कि उड़ रही है ना, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसे उसने किस चीज का नाम दे दिया है, उसने एयरक्राफ्ट का नाम दे दिया है, इन शॉर्ट, बस ऐसा आप याद कर लें। लेकिन ये बैलून वाला जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो अब देखें, अब आगे जो है ना वो इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। एयरपोर्ट मींस एरोड्रोम्स। मैंने आपको बताया कि एरोड्रोम जो है वो एयरपोर्ट, हर एयरपोर्ट जो है वो एरोड्रोम होगा, लेकिन हर एरोड्रोम एयरपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर काफी सारी चीजें उसने एक्स्ट्रा भी बता दी है। मतलब उसने कहा वेसल भी एरोड्रोम के अंदर आती है। अब वेसल और एयरपोर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। अच्छा जी, aerodromes at which facilities have in the opinion of federal government been sufficiently developed to be importance to civil aviation, उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम एयरपोर्ट कहेंगे, ठीक है जी। अब एयर सर्विस कहता है कि मींस अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। देखें एयर सर्विस के अंदर जो है ना वो कहता है कि ये तीन चीजें आ गई हैं। एरियल वर्क ये तो हवा वाला हो गया, ठीक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है ना वो उसके अंदर ले आया। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछ सकता है, आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एयर साइड से क्या मुराद लेता है वो कहता है कि मूवमेंट एरिया है जी किसी एरोड्रोम का, यानी कि जहां पे जहाजों ने जो है मूवमेंट करनी है वो है, या फिर एडजेसेंट टेरेन है, उसके साथ जो मुल्हिक का इलाका है वो भी आपका एयर साइड होगा, और जो बिल्डिंग्स हैं उससे मिली जुली वो सारी एयर साइड के अंदर आ जाएंगी। जिस तरह हमने एरोड्रोम्स के साथ बाकी चीजों को लिया, इसी तरह एयर साइड में हमने यहाँ पे बाकी चीजों को साथ ले लिया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद जो है ना वो कहता है कि कोई भी अफसर या अथॉरिटी होगी जिसे फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, आप बताएंगे जिसे फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फोर्स से मुराद यही फोर्स है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। मेंबर कौन है जी, यहाँ पे वो कहता है कि पर्सन भी हो सकता है अदर देन, एक पर्सन है सॉरी जो कि अदर देन ऑफिसर है, और उसने स्केड्यूल 1 जो है इनका फर्स्ट स्केड्यूल है उसको साइन किया हुआ है, वो मेंबर है। और ऑफिसर कौन है, ऑफिसर वो है जिसने सेम यही चीज साइन की हुई है बट वो अपॉइंट हुआ एज एन ऑफिसर, ठीक है जी। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये होगा अदर देन ऑफिसर, बाकी तकरीबन एक जैसी है। ऑपरेटर में तीन चीजें दे रहा है, वो कहता है कि कोई पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और एंटरप्राइज भी हो सकता है, ठीक है जी। तो जो कि किस चीज के साथ एंगेज है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के साथ। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, जितनी भी एक पहले हमने पढ़े उसके अंदर यही चीज आती थी। पर्पस ऑफ सिविल एविएशन, वो कहता है कि इंक्लूड ऑल पर्पस कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट पर्पसेस ऑफ डिफेंस। एक चीज सिर्फ इसके अंदर नहीं है, वो पूछेगा कौन सी नहीं है, आप कहेंगे कि डिफेंस पर्पस से जो है, जिस तरह हमने ऊपर बता दिया ना कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो वही है ना डिफेंस पर्पस के लिए। तो रेगुलेशंस वो कहते हैं कि मेड अंडर दिस एक्ट, और रूल्स भी जो है ना वो मेड अंडर दिस एक्ट। अब ये वाला जो है ना ये आपका एक इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एक्ट का। क्यों, वो आपसे पूछेगा कि एएसएफ जो है वो किस सेक्शन के तहत बनाई गई, आप बताएंगे जी 3 जो है। और कौन सा चैप्टर है जी, चैप्टर 2 है, पहला ऊपर खत्म हो गया, उसमें से डेफिनेशन थी या टाइटल एक्सटेंट वगैरह उसके अंदर था। अब वो यहाँ पे कहता है कि पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। अब यहाँ पे आप जो भी फंक्शंस देखेंगे ना कि एएसएफ को क्यों बनाया गया, वही वाले तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा कौन, एएसएफ का अहलकार, जो एएसएफ का जो है एएसएफ का एम्प्लॉय होगा, वो सारी चीजें उसी ने तो लागू करवानी है ना। तो ये दोनों चीजें आपस में जो है ना वो मिलती जुलती होंगी। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने माइंड में ले आए कि कोई बंदा आया है, एएसएफ वाले ने उसे रोकना है और ब्ला ब्ला सारी चीजें, यहाँ पे भी तकरीबन वही चीजें। वो कहता है कि एएसएफ वाला बंदा क्या करेगा, वो सिक्योर करेगा, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा कि किस चीज का इंश्योर करेगा, सिक्योरिटी का, एयरपोर्ट्स का, एरोड्रोम्स का, एयरक्राफ्ट का। ये वही सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। विद इन लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, इन दोनों की लिमिट के अंदर जो भी चीज होगी उसको जो है ना उसने सिक्योर करना है, ठीक है। और एक और चीज है जो उसने कहा है, कहता है कि यहाँ पे सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट ऑफ सच इंटरफेरेंस।
कोई भी गैर कानूनी चीज या थ्रेट जो है उससे भी तहफ्फुज फराहम करना है एएसएफ ने। आगे वो कहता है ये सिक्योरिटी इंश्योर करेगा किस चीज की, स्ट्रक्चर्स की, इक्विपमेंट्स की, मटेरियल की, इंस्टॉलेशंस की। ठीक है जी, तो वही वाली चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। एंश्योरिंग प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन, ये एक नई थोड़ी सी चीज है। वो कहता है कि लोगों का जो रवैया है, जो कंडक्ट है, उसको भी एएसएफ ने देखना है एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है जी, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्संस एट एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ सरफेस व्हीकल्स, ड्राइवर्स विद इन लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स। तो कोई ऐसा ड्राइवर जो अंदर काम करता है लेकिन किसी के प्रेशर में आके वो जो है कोई गलत कदम उठा के जो है वो मुल्को कौम के लिए तबाही का कोई सामान पैदा कर रहा हो अंदर, तो उसको भी किसने रोकना है जी, उसको भी एएसएफ ने रोकना है। एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स, पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो, मेल, ये वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, यही एएसएफ का काम है। जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है जी, तो अब दूसरी जो मैंने आपको बताया कि एजेंसी से उनके साथ मिलके भी वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए अब आपको आसान लग रही होंगी। और कहते हैं इसके अलावा और कोई फंक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट उसे दे वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस द ऑफिशियल मेंबर शैल बी गाइडेड एक्ट अकॉर्डिंग विद एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। चौथे को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब जो है ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कहता है कि एक हेड होगा, ठीक है जी, जो कि हम जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम डीजी कहेंगे। और डीजी को अपॉइंट कौन करेगा जी, फेडरल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। उसके बाद जो है ना कहता है कि फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अब रूल्स जो है कौन से जी, 1978 वाले हैं, वक्तन फवक्तन इनके बदलते भी रहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब उसके अंदर हो सकती हैं। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल रिसीव सच पे, पेंशन कहता है कि पे पेंशन कोई भी लेन देन वाला हिसाब है वो सारा जो इनका रूल्स है ना उसके मुताबिक ही होंगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि एवरी ऑफिसर मेंबर शैल रिसीव इन सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा हर मेंबर को, हर ऑफिसर को जब वो अपॉइंट हो जाएगा, और अगर वो रिजाइन करता है, इन केस ऑफ रिजाइन उसे वो सर्टिफिकेट वापस करना होता है। एमसीक्यूज ये बन सकता है कि सर्टिफिकेट कहाँ है, जिस स्केड्यूल सेकंड जो है ना, फर्स्ट वाला पहले पढ़ लिया, यहाँ जो सेकंड स्केड्यूल है ना, तो उसमें ये जो है सर्टिफिकेट मौजूद है, और उस पे जो सिग्नेचर है या सील है या तो डीजी की है या उसने जिस बंदे को ऑथोराइज किया हुआ है उसकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जो हम सेकंड पढ़ रहे थे ना 2 का के, तो वहां पे जो है वो उसने बताया था कि ये फर्स्ट स्केड्यूल दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है ना ये आपका आ जाएगा ये सेकंड आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सेकंड स्केड्यूल और ये आ गया आपका सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया। अब वापसी हम चलते हैं जी वहीं पे और देखते हैं कहाँ पे थे हम। बड़ा छोटा सा ये एक्ट है और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, इसमें आपके पूरे पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे, यहाँ से हम चले थे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि एनी पर्सन हु सीज इज फॉर एनी रीजन, वही मैंने बताया कि अगर इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है, तो वो क्या करेगा जी, वो जो उसका है कहाँ गया, रीजन टू बी ऑफिसर मेंबर शैल बी सरेंडर द सर्टिफिकेट। ठीक है, वो सर्टिफिकेट क्या कर देगा जी, वापिस कर देगा। उसके बाद वो कहता है कि ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल वेयर यूनिफॉर्म, तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहननी है जी, जो भी दी जाएगी उन्हें, और वो उन्होंने पहननी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन है जिसके पास इस फोर्स के इंतजामी मामलात हैं, तो इनका डीजी है, डायरेक्टर जनरल जो है, जो कि 21वें स्केल का होता है, उसके पास इसके मामलात हैं। ये उसने लिखा हुआ है जी, डीजी के पास है जो एडमिनिस्टर करेगा, और किसकी इंस्ट्रक्शंस पे, फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे। डीजी जो भी काम कर रहा है ना, फेडरल गवर्नमेंट उसे कह रही है तो वो करेगा। ठीक है जी, डीजी शैल एक्सरसाइज पावर परफॉर्म फंक्शन, वही जी अपनी पावर फंक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करेगा। अब चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स। तो वही वाली चीजें होंगी यहाँ पे कि वो क्या करेगा जी, एयरपोर्ट है, एरोड्रोम्स है, एयरक्राफ्ट है, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन है, वही वाली सारी बातें मैंने आपको बताया ना, सेम होंगी। देखो पैसेंजर, बैगेज, कार्गो, मेल सेम है। प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पर्सन, व्हीकल्स, एक्सेस ऑफ एयर साइड। ठीक है, बाहर से किसी बंदे को जो है ना एयर साइड के अंदर, जो कि वहां पे मुतलका शख्स नहीं है, उसको जाने से रोकेगा।
तो यहाँ पे एक दो चीजें जो हैं वो आपको अलग भी लगेंगी। जिस तरह यहाँ पे वो कहता है कि एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है जी, रिक्वायर द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड सिविलाइजेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग, ये वही वाली बातें जो पहले मैं कर चुका हूं कि इफेक्टिव मेजर लेगा किसके लिए कि कहीं पे कोई प्लेन हाईजैक ना हो जाए, कोई भी तकनीकी खराबी ना कर जाए आपके एरोप्लेन में आके, यानी कि सैबोटेज ना कर जाए, कोई वहां पे बॉम्ब ना ले आए, कोई लेटर बॉम्ब ना ले आए। लेटर बॉम्ब कौन सा होता है जी? लेटर बॉम्ब वो होता है जो कि किसी को दिया और जैसे उसने लेटर ओपन किया और धमाका हुआ और बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब वो क्या करेगा, जो एएसएफ का एहलकार है वो देख लेगा कि अगर इस तरह का कोई लेटर है तो वो वहीं पे उसको रोक देगा, बंदे को देखेगा कहीं तारे शारे नहीं है या भारी सा लेटर है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है उसको एएसएफ वाला जो बंदा है ना वो देख के उसको रोक लेगा। और इसी तरह जो है वो कहता है कि कोई आर्म्स और एम्यूनिशन तो नहीं लेके आया हुआ, तो ये तमाम चीजों को जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि वो लेकर इसके अंदर आए। और अगर मैंने बताया ना कि जिस तरह के कोई किसी बंदे के पास ऐसा बैग है जिसमें गैर कानूनी चीज है, मतलब वो बारूद नहीं है लेकिन है गैर कानूनी, वो आईफोन लेके जा रहा है कोई 50-60, तो वो कस्टम वालों को बताएगा और कस्टम एक्ट 1969 के तहत उसके ऊपर क्या होगी जी, फिर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है जी। और खुद भी वो वाला आर्म्स एंड एम्यूनिशन अपने साथ रखेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ऐसा नहीं है कि उसको कहा गया है कि आपने अपने पास जो है वो एसएमजी रखनी है और वो रॉकेट लॉन्चर लेके वहां पे खड़ा हो जाए, ठीक है। तो जो अथोराइज है डीजी की तरफ से वो वही करेगा, ठीक है। सर्च एंड अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है जहां पे वारंट लेने का टाइम नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा एएसएफ वाला बंदा, वो बगैर वारंट के जो है वो गिरफ्तार कर लेगा उस बंदे को जो जिसपे उसे शक है या कोई तखरीबकारी के माइंड से है। और इसके अलावा जो भी काम फेडरल गवर्नमेंट उसे कहे या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि डीजी कहे वो उसको करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि हाईजैकिंग हो गई है, एएसएफ वाले बंदों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डीजी क्या करेगा, वो फौजी मदद बुला लेगा, ठीक है। तो वो क्या जी, कॉल मिलिट्री असिस्टेंस कर सकता है आपका जो डीजी होता है एएसएफ का, ठीक है। तो उन्होंने आके तो फिर जो भी हाईजैकिंग है कुछ भी वट उसको देख ही लेना है। अच्छा, फिर वो कहता है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफिसर है वो वही वाली पावर्स रख रहा है जो कि एक एसएचओ के पास होती हैं थाने की, ठीक है, जो कि पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत या सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है उसके तहत उसे मिल रही हैं। लायबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं जो कि कई लोगों से आपने सुना होगा कि यार एएसएफ की नौकरी तो हमें बकवास है। कई लोग कहते हैं, मतलब जिसके पास कोई अच्छी नौकरी है वो कह भी सकता है भाई तो वरना तो जो भी नौकरी मिल जाए जी, नौकरी तो सरकारी फिर सरकारी होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रॉम्प्टली टू ओबे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर, कोई भी हुक्म मिलेगा जी वो उसे करना है। इनके स्केड्यूल में भी लिखा है जो फर्स्ट है कि मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा जी अगर मुझे कोई हुक्म मिलेगा, चाहे वो समुंदर में हो, चाहे वो खुश्की पे हो, चाहे हवा में हो, कहीं भी जो है ना मैंने उसको फॉलो करना है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज नहीं है, खतरनाक चीज इसके बाद वाली है, वो ये है, वो कहता है एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल बी लायबल टू सर्व वेयरएवर ही इज रिक्वायर्ड टू सर्व बाय द कॉम्पिटेंट, जो कहीं भी उसे भेज सकते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह होता है इनकी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, मैंने सुना है कि होती रहती हैं वक्तन फवक्तन, जल्दी जल्दी होती रहती हैं 3-4 साल के अरसे में। तो बाकी एएसएफ वाले बंदे ज्यादा जानते हैं। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, वो आपसे पूछेगा कौन से एक्ट के तहत इनको डील किया जाता है, आप बताएंगे पाकिस्तान आर्मी 1952 का जो एक्ट है। तो अब जो है उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी टू सब्जेक्ट, वही वाली बात जो ऊपर मैंने बता दी है। दूसरे देखते हैं डीजी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल ऑफिसर मेंबर ऑफ द फोर्स, जो कि जनरल कोर्ट मार्शल वाली पावर्स होती हैं ना वो डीजी के पास होंगी यहाँ पे उस बंदे के लिए जिसने कोई भी काम किया है और वो इस एक्ट के अंडर आ गया है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, फेडरल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी एनी जुरिसडिक्शन पावर्स और ड्यूटीज इंसिडेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल एक्सरसाइज परफॉर्म रिस्पेक्ट ऑफ द फोर्स। और चौथे में आके वो कहता है जी वो कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इज फोर्स except the authority specified in section 1 and 2 the section 7F, no other authority, कोई अथॉरिटी, कोई ट्रिब्यूनल, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो यहाँ पे दिए गए सजा को कम कर सके या खत्म कर सके या ये वाला केस वहां पे वो ट्रांसफर करवा ले।
कंसिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कहते हैं कि अगर किसी बंदे को 90 दिन की जो है वो हो गई है ना, कैद हो गई है, जेल हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बर्खास्त हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा एएसएफ से। सस्पेंशन में वो कहता है कि any official shall be competent to suspend in the prescribed member of force working under him for any misconduct। अगर कोई अपने अफसर के साथ मिसकंडक्ट करता है, कोई लापरवाही करता है या गफलत बरतता है अपनी ड्यूटी के अंदर, वो भी फारिग हो जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब ऊपर उसने बताया ना कि इम्प्रिजनमेंट, अगर तो वो कहता है कि सजा 90 दिन से कम की है और उसको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, तो फिर तो उसे जेल में रखेंगे, और सॉरी अगर नौकरी से निकाल दिया तो जेल में रखेंगे, और सजा अगर 90 दिन से कम है और उसे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा तो उसे क्वार्टर गार्ड के अंदर रखेंगे। तीन चीजें हैं, 90 दिन से ज्यादा कोई तो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो गया, 90 दिन से कम है नौकरी से निकाल दिया है तो जेल भेज देंगे, 90 दिन से कम है नौकरी से नहीं निकाला तो क्वार्टर गार्ड। ठीक है, अब देखें ये कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स यानी कि वो जो होते हैं ना भगोड़े, तो भगोड़ों के लिए वो कहता है कि जो सीएसओ जो है वो लिखेगा जो अदर लॉ एंड ऑर्डर वाली जो एजेंसीज हैं उनको, और वो लोग जो है ना विदाउट वारंट उसे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he reasonably believes to be subject to the act and are deserter। ठीक है, तो इसको वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अपील और रिवीजन की बात वो करता है, कहता है कि अगर तो कोई डायरेक्टर या फिर सीएसओ ये दोनों आपको सजा देते हैं तो आप इससे ऊपर जो है, यानी कि इससे ऊपर है डीजी, तो डीजी को आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर कहता है कि डीजी ने ही आपको जो है वो कोई सजा दे दी है तो आप अपील करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर। इससे और ज्यादा यहाँ पे कोई खास बात नहीं लिखी हुई। अब वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। देखिए वो कहता है जो बड़े लेवल वाले हैं ना 17 एंड अबव वाले हैं, तो उन सब को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और जो नीचे वाले हैं यानी कि एडी से नीचे आप लगाएं इंस्पेक्टर एंड बिलो, उन सब को डीजी जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब देखें हायरार्की अगर इसकी देखें, सबसे पहले आपका डीजी आ जाएगा, फिर डायरेक्टर्स डीडीजी आ जाएगा, फिर डायरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एडिशनल डायरेक्टर आ जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर आ जाएगा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाएगा, फिर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अगर है तो पोस्ट वो आ जाएगा, फिर आपका इंस्पेक्टर है, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर सार्जेंट, फिर कारपोरल। ठीक है, तो ये जनाब इसका वो टोटल है। और रैंक स्ट्रक्चर जो है वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक होगा, और वो रूल्स के मुताबिक तय करेंगे कि यहाँ पे जो सार्जेंट है वो पाकिस्तान आर्मी के कौन से रैंक के बराबर होगा, यहाँ का एडी पाकिस्तान आर्मी के कौन से रैंक के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब ये तो बहुत आसान चीजें हैं, तकरीबन ये हर एक एक्ट के अंदर आती हैं। एंड पे तो जिन लोगों ने पहले एक्ट्स पढ़े हुए हैं तो ये वाली तो उन्हें वो देख के ही समझ जाते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जनाब बरी जिम्मा है वो बंदा जो इस एक्ट के तहत काम कर रहा है, नेकनीयती के साथ काम कर रहा है, तो उस पर कोई जुर्म नहीं होगा। मतलब वो किसी को अरेस्ट कर लेता है तो बाद में वो ये कहे जी आपने तो उसे गलत अरेस्ट किया है, ठीक है, नेकनीयती के साथ किया है तो वो बरी जिम्मा है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे तो अपनी जितनी पावर्स हैं वो डेलीगेट कर सकता है डीजी को, लेकिन मां सिवाय जो 11 नंबर पे है ना, यहां भी नीचे चल के आप देखेंगे सेक्शन 11 पे, उसके अलावा तमाम पावर्स डेलीगेट कर सकता है। और जो डीजी है वो भी अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है अपने से नीचे वाले ऑफिसर्स को, कुछ या फिर सारी की सारी पावर्स दे सकता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो इजीली चल सके। पावर टू मेक रूल्स, ये 11 नंबर वाली पावर्स है जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखता है सिर्फ, और इसका इख्तियार किसी को नहीं देता। इसमें रेगुलेटिंग द फंक्शंस एंड पावर्स, ऑफिसर्स के पास जो पावर्स हैं, रेगुलेटिंग द क्लासेस एंड ग्रेड्स एंड रिम्यूनरेशन एंड अवार्ड रिवार्ड्स टू बी पेड। ठीक है, तो ये जो पैसे वाले मामलात हैं। इसके बाद तीसरी चीज है जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू द इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये था जी। अब आखिरी है पावर टू मेक रेगुलेशंस, तो ये किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है। यहां पे आके आपका जो है सॉरी द डीजी में, डीजी के पास है, लेकिन डीजी भी किसकी हिदायत पे, किसकी इंस्ट्रक्शंस पे? फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे जो है ना वो रेगुलेशंस बना सकता है। रूल्स किसके पास हैं जी? रूल्स फेडरल गवर्नमेंट के पास और रेगुलेशंस डीजी के पास। तो बस ये यहीं तक था, ये आपका कंप्लीट हुआ। और अभी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स आपके माइंड में इससे आई। तो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया,
12 मैंने आपको सेक्शंस बताए, क्या क्या काम एएसएफ का अहलकार करेगा वो सारे। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उसने चूंकि वर्ड लिखा है ना सिक्योरिटी मेजर्स, उसने सिर्फ एक्ट का नाम नहीं लिया यहाँ पे। तो अगर ऐसी बात है तो कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, उनको आपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ है जी ड्यूटी पे, और सामने उसने जो है ना मेटल डिटेक्टर जो है वो कौन सा जो डोर होता है मेटल डिटेक्टर वाला, तो वो लगा हुआ है। अब वो देखता है जी एक बंदा साइड से गुजर के आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस बंदे को मेटल डिटेक्टर से गुजारेगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी बंदे की जो है वो कैमरास के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, तो वो देखेगा कि कोई कैमरे के अंदर कोई मशकूक हरकत कर रहा है कहीं पे, तो वहां सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देगा जनाब वहां पे मशकूक हरकत हो रही है, जाके देखें। ठीक है, तो इस तरह आपने कॉमन सेंस का सहारा लेना है अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, लेकिन चूंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। अब देखें जी, ये है हमारा एक टेस्ट सेशन जो कि हम 1 जन से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 डेज का ये टेस्ट सेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो सिक्योरिटी मेजर्स मैंने आपको बताए इसके तो कंप्लीट नोट्स आपको मिलने ही मिलने हैं, और आपको टेस्ट मिलेंगे 16। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस है ना एडीएएसएफ को लेके तमाम, हमने कंप्लीट उसके वन लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर नोट्स के सैंपल भी आपने देखने हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सैंपल भी मिल जाएंगे नोट्स के। ये इंशाल्लाह आपकी 16 डेज में बड़ी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसको जो है ना आप यहाँ पे देख लें कि ये इस तरह ना हमने इसको लेके चलना है। यानी कि जो फर्स्ट आपका होगा वो इंग्लिश का टेस्ट है पहले दिन, फिर इस्लामियात का, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जीके। अब जीके मैंने क्यों शामिल किया है वहां पे तो नहीं है, क्योंकि जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना, उस करंट अफेयर वाले पोर्शन में वो जीके इंक्लूड कर देता है कहीं ना कहीं से, उसे करंट अफेयर बना के। सिक्योरिटी मेजर्स है जी, ठीक है। तो पहले 6 दिन तो आपके ये 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद दो दो सब्जेक्ट को मैंने मिला दिया है। देखें, एक टेस्ट आपका इंग्लिश इस्लामियात का, पाकिस्तान करंट अफेयर का, और जीके और सिक्योरिटी मेजर्स का। यहां पे आके आपकी 2 रिवीजन होगी तमाम सब्जेक्ट्स की। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल पेपर बनना है 100 मार्क्स का, जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देना है, उस तर्ज के आपको 7 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इसका जो है ना अच्छी बात यह है कि अगर कोई हमें मिड में भी ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल कोई हमें 5 को ज्वाइन करता है, कोई हमें 10 को ज्वाइन करता है, तो प्रीवियस जितने भी नोट्स हैं, ठीक है जी, वन लाइनर जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। और जितने भी लिंक्स होंगे जी आपके, जितने भी लिंक्स हैं टेस्ट के 1 से लेके लास्ट तक, वो सारे मिल जाएंगे। और ये आपके लास्ट डे तक, लास्ट डे बल्कि आपका 17 है, 17 तक आपके पास जो है ना वो ये वैलिड रहेंगे तमाम के तमाम नोट्स तो आपके पास वैसे भी रहेंगे, टेस्ट भी आपके पास वैलिड रहेंगे, तो आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ना बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको एएसएफ का एक्ट बताया, सिक्योरिटी मेजर्स बताए क्या होते हैं, उसको लेके परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसान सी ये चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बता दी, जैसा कि एयरपोर्ट कितने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं। इसके अलावा जो एविएशन वाले बंदे का वो पूछ लेते हैं, वो बाजू का पूछ लेते हैं कि एएसएफ कौन से उसके अंदर आता है, डिवीजन के अंदर आता है। आता तो डिफेंस डिवीजन के अंदर है, लेकिन डिफेंस डिवीजन के अंदर एविएशन वाला जो है ना वो उसके अंदर आता है, तो वो वाला आपने जो है ना वो चूज करना है। ठीक है जी, तो इस तरह के आपके बाहर से भी, बाहर तो नहीं है ये, मिलते जुलते ही हैं, तो इस तरह के भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और सिक्योरिटी मेजर्स की भी आपसे पूछ सकता है। अब आपका एक रह गया जी, जो इनके रूल्स हैं वो हैं भी, वो भी थोड़े से ही हैं, और वो इससे भी छोटे हैं वो। तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो चलो बना दूंगा आपके लिए। तो वो लोग जो कि नहीं कोई सेशन वेशन ज्वाइन करते, तो चलो यहीं से देख के वो फायदा हासिल कर लेंगे। तो लेकिन जाहिर बात है जो सेशन ज्वाइन करेगा नोट्स और टेस्ट सेशन से, उन्हें डेफिनेटली जो है वो बेनिफिट होने वाला है। रिसेंट भी हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडी पैसी की जो सीट निकाली हैं अभी, तो वो भी आप देख सकते हैं, हमने अपने चैनल पे एडवर्टाइज किया है उन्हें। तो बाकी जो है मेहनत तो इंसान की अपनी होती है, हम लोग तो सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं, और बाकी जो है आपकी अपनी मेहनत और अल्लाह ताला का जो है वो एक करम भी होता है आपके ऊपर, बाजू का तो आपका दिन होता है और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।